हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस चैप्टर्स ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में। ओके, तो जब बात कर रहे थे मॉडल्स के बारे में, वहां हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है एक इंसान पर जो है इलनेस इफेक्ट करता है, या फिर ऐसे कौन कौन से चीज है जिससे जो है इंसान के बिहेवियर इफेक्ट होते हैं, और उससे जो है इंसान जो है अलग अलग तरीके की चीज करते हैं जिसके माध्यम से जो है वो वेलनेस की तरफ चल पड़ता है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड काउजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। दोनों जो है तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है और दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। ओके, अब जो है इसको हम लोग समझने वाले हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे हेल्थ को जो है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मींस वहां पर इफेक्ट डालते हैं कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको जो है अगर हम लोग अच्छे तरीके से ले तो हमारा हेल्थ जो है अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे कॉजेस के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिससे जो है हमारे बॉडी में जो है इलनेस आते हैं, हमारे बॉडी को जो है बीमारियां घेर लेती है। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। तो यहां पर सबसे पहले जो है हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन का जब बात आ ही रहा है तो यहां पर जो चीज हम लोगों ने पहले भी देखा था वही चीज हम लोग अभी भी देखते हैं। और यहां पर सिंपल चीज क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी इंसान को किसी तरीके का डिजीज नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो हेल्दी है। हो सकता है कि उसके अंदर स्ट्रेस चल रहे हो, उसके अंदर टेंशन चल रहे हो, वो इंसोम्निया के शिकार हो गए हो, उसको नींद नहीं आ रहे हो, उसको डर लगता हो, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि वो हेल्दी तो नहीं। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट करा कि इट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स दैट शेप एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज हेल्थ स्टेटस। यहां पर जो है मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे कारक काम करते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के, किसी फैमिली के, किसी कम्युनिटी के जो है हेल्थ स्टेटस को निर्धारित करता है। मींस एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली का, एक कम्युनिटी का जो हेल्थ स्टेटस क्या होगा वो सिर्फ एक चीज डिटरमाइन नहीं करता है, यहां पे मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स हैं, वो सारे मिलकर डिफाइन करेंगे एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली का, या फिर एक कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा। हेल्थ स्टेटस का मतलब क्या होता है? हेल्थ स्टेटस का मतलब होता है कि एक इंसान का हेल्थ को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या बोल सकते हैं कि वो इंसान हेल्दी है या फिर वो इंसान अनहेल्दी है, किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। ये सिर्फ एक फैक्टर डिटरमाइन नहीं करेगा, ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि उस इंसान को जो है बीमारी है या फिर नहीं है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर जो है यहां पे डिटरमाइन करेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि दिस फैक्टर्स आर नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। और इस सारे फैक्टर्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं, जो कि WHO के द्वारा जो है 1974 में दिया गया था, और इसको बोलते हैं ब्लम्स मॉडल। अब जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में जो है हम लोगों ने पहले भी देखा था। ओके, जो फर्स्ट वाला लेक्चर है वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होता है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है। अगर तुम नहीं देखे हो तो जाके तुमको देखना है। शुरू से नर्सिंग फाउंडेशन को जो है एकदम बेसिक से मजबूत करो, क्योंकि यही तुमको जो है आगे चल के भी काम देने वाला है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, या फिर जब तुम इससे बाहर जाओगे क्लिनिकल में तो वहां भी तुमको जो है नर्सिंग फाउंडेशन का ही यूज करना है। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि दे कैन बी क्लासिफाइड। अब इस सभी को जो है यहां पर क्लासिफाई किया गया। किसको क्लासिफाई किया गया? मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो यहां पर हमें चार तरीके के चीज देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है ह्यूमन बायोलॉजी, सेकंड देखने को मिलता है इंसान के इन्वायरमेंट, थर्ड देखने को मिलता है इंसान के लाइफ स्टाइल, फोर्थ देखने को मिलता है हेल्थ एंड हेल्थ एलाइड रिसोर्सेस। मींस जो है क्या वहां पे हॉस्पिटल्स है या फिर हेल्थ के रिलेटेड जो भी जो है आवश्यकताएं होती है, क्या वो वहां पर है या फिर नहीं है। तो ह्यूमन का बायोलॉजी, ह्यूमन का फिजियोलॉजी, ह्यूमन के इन्वायरमेंट, ह्यूमन के लाइफ स्टाइल, उसके बिहेवियर, ये सारे इफेक्ट देते हैं कि इंसान का जो है हेल्थ कैसा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है हम लोग एक एक करके सारे क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशंस यहां पर हमें देखने को मिलता है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। जब बात आती है ह्यूमन बायोलॉजी का तो यहां पर कह रहा है कि देयर आर इंटरनल बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ए पर्सन। ह्यूमन बायोलॉजी का मतलब क्या है? ह्यूमन का इंटरनल एंड ह्यूमन का बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ह्यूमन का बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होगा? ह्यूमन के जेनेटिक होंगे, ह्यूमन के अंदर कौन से इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी मजबूत है या फिर नहीं है, ये सारे चीज जो है वहां पर निर्धारित करेंगे
करेंगे एक इंसान के हेल्थ स्टेटस के बारे में, क्योंकि हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। ओके, यहां पर सबसे पहला होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस। एक इंसान का जेनेटिक कैसा है, उसका जीन कैसा है, उसका क्रोमोसोम कैसा है, इसके बारे में तुम जानते ही होंगे। ओके, तो जेनेटिक इनहेरिटेंस से पता लगता है कि एक इंसान का हेल्थ स्टेटस क्या हो सकता है। अब यहां पे कह रहा है कि सम डिजीज जो है रन इन फैमिलीज, कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो कि फैमिली में रन कर रहे होते हैं। रन करने का मतलब है कि चल रहे होते हैं, पिता से जो है पुत्र में आ रहा है, पुत्र से जो है उससे दूसरे वाले पुत्र में आ रहा है। तो जो जेनेटिक बीमारियां होती है, जो हेरिडिटी वाली बीमारी होती है, वो जो है फैमिलीज में चलते रहते हैं। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया कि डायबिटीज मेलाइटस इन फैमिली, हो सकता है कि किसी के फैमिली में डायबिटीज मेलाइटस हो तो उसके बच्चे को भी रिस्क रहेगा कि वो जो है अर्ली लाइफ में ही जो है हो जाए उसको डायबिटीज मेलाइटस। ओके, या फिर हो सकता है कि उसके फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज हो, रेनल डिसऑर्डर्स हो, या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो, तो वहां पर जो है हेरिडिटरी के माध्यम से जो है उसको भी होने का चांस रहता है। तो ऐसे डिजीज जो है जो कि मां पिताजी से जो है उसके बच्चे में पहुंचते हैं, वो सब जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस में आएगा। और यहां पर जो है हेल्थ स्टेटस के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इंसान जो है रिस्क में है कि इसको डायबिटीज हो सकता है, उसको हार्ट डिजीज हो सकते हैं। यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया कि जीन्स एक्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट ऑफ आवर हेल्थ। जो जीन है वो हमारे हेल्थ के ब्लूप्रिंट होते हैं। अगर हमारे जीन में जो है हमारे पूर्वजों को कोई पार्टिकुलर डिजीज हुआ है जो कि हेरिडिटरी है, तो हो सकता है कि मेरे को भी जो है वो पार्टिकुलर डिजीज हो जाए। हो सकता है, हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जहां पर इंसान को हो जाता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है एज। तो एज भी जो है एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, एक ह्यूमन बायोलॉजी है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है और यही से निर्धारित होता है कि एक इंसान का इम्यूनिटी कैसा रहेगा। अब यहां पे कह रहा है कि विथ एज, एज के साथ साथ क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज इंक्रीजेस। जो इंसान होता है वो डिजीज से जो है संक्रमण होने का चांस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो संवेदनशील हो गया है, डिजीज के प्रति जो है उसका संवेदनशीलता जो है बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं, डिजीज आने के चांस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। एग्जांपल के तौर पे कहा गया कि जो ओल्डर पीपल्स हैं उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है ज्यादा होते हैं, हार्ट की बीमारियां ज्यादा होती है, आर्थराइटिस ज्यादा होते हैं, मींस गठिया बात। नेक्स्ट है कैटरेक्ट मींस मोतियाबिंद। जो ओमेन है जिसको 35 ईयर से ज्यादा हो गया है, 35 साल से ज्यादा हो गया है, उसमें ज्यादा रिस्क होता है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आने का। मींस अगर जो है कोई औरत जो है 30 के अंदर तक ही बच्चे को कर लेता है तो वहां पे बहुत आसानी से चीजें हो जाती है, लेकिन जब 30 के बाद जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। हो सकता है सही से ओवुलेशन नहीं हो रहा हो सकता है कि उसको एग नहीं हो रहे हो, एग निकल रहा है तो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, या फिर उसके यूटेरस जो है उतना अच्छा नहीं है कि बच्चे को कैरी कर सके, तो वहां पर जो बच्चे गिर जाएंगे। ओके, तो इतने सारे चीज होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं इंसान के एज में, कि इंसान का एज कैसा है और उसके हिसाब से जो है उसका हेल्थ स्टेटस अलग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि द ओल्डर वी गेट द वीकर आवर डिफेंस सिस्टम बिकम्स। जिस जिस तरीके से हम ओल्ड होते जाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम भी जो है धीरे धीरे वीक होते जाता है, हम लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते जाते हैं किसी भी डिजीज के प्रति। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है रेस। रेस का मतलब क्या होता है कि एक इंसान कहां से आया है, उसका कल्चर अलग है, मींस कोई पार्टिकुलर पॉपुलेशन जहां पर चीजें अलग तरीके से काम कर रही हो, रहने का, खाने का, उसका जो है चीजें अलग है। और एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे हम लोग इंडियन रेस से हैं, कोई अफ्रीकन रेस से है, कोई यूरोपियन रेस से है, मींस जो एक अलग कॉन्टिनेंट से है, एक अलग जगह से है, उसको हम लोग रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि सर्टेन इलनेस आर मोर कॉमन इन स्पेसिफिक इथनिक ग्रुप। कुछ कुछ जो रोग होते हैं वो अलग अलग इथनिक ग्रुप से जो है स्पेसिफाई होते हैं, किस पार्टिकुलर ग्रुप में जो है ये डिजीज पाया ही जाएगा। अब जैसे यहां पर देखने को मिलता है कि सिकल सेल एनीमिया जो है अफ्रीकन में देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। क्यों देखने को मिलता है, इसका भी एक कहानी है कि जो अफ्रीकन लोग होते थे, जो अफ्रीका होते थे, वहां पर मलेरिया जो है बहुत ज्यादा होता था। ओके, जब मलेरिया बहुत ज्यादा होता था तो वहां पर जो है वो सारे जो है मलेरिया से ग्रसित होते थे और बहुत ज्यादा का जो है जान गया, और धीरे धीरे जो है उसका जेनेटिक क्या होता है, मॉडिफाई होता है, और वहां पर जो उसके ब्लड सेल होते हैं वो जो है सिकल सेल के हो जाते हैं, और उसी तरीके के जो है वहां पर ब्लड पाए जाते हैं, ब्लड सेल पाए जाते हैं, जिस कारण से उसको मलेरिया होता ही नहीं है। उसके बारे में अलग ही स्टोरी है जो कि हम लोग मलेरिया में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है थैलेसेमिया, जो कि जो है जेनेटिक बीमारी है, और ये मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जो कि यूरोप वाले पीपल होते हैं जो मेडिटेरेनियन सी के सामने रहते हैं।
ओके, नेक्स्ट पर देखने को मिलता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो है एशियन वाले पीपल में देखने को मिलता है। जो एशियन वाले लोग हैं उसको जो है लैक्टोज का इंटॉलरेंस रहेगा। लैक्टोज कहां पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में। मींस अगर वो मिल्क पीता है तो उसको उल्टी हो जाएगा या फिर अलग अलग तरीके के जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि रेस पर भी डिपेंड करता है। एंड दैट्स ऑल आर द ह्यूमन बायोलॉजी। ये ह्यूमन का बॉडी रिएक्ट कर रहा है, अलग तरीके से कोई चीज नहीं हो रही है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्या? उसका नाम है सेल्फ कंसेप्ट। अब इंसान का सेल्फ कंसेप्ट भी जो है डिसाइड करता है कि वो हेल्दी रहेगा और उसका हेल्थ स्टेटस क्या रहेगा। अब यहां पे कहा गया हाउ ए पर्सन प्रिसीव देमसेल्फ। एक पर्सन जो है अपने आप को किस तरीके से प्रिसीव करता है, किस तरीके से मानता है, किस तरीके से स्वीकार करता है, एज ए फिजिकल तौर पे, एज ए सोशल तौर पे, एज ए इंटेलेक्चुअल तौर पे और एबिलिटीज के तौर पे, मीन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के तौर पे। तो एक इंसान का फिजिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है किस तरीके से है और किस तरीके से वो चीजों को प्रिसीव करता है। अगर हो सकता है कि एक इंसान का सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव है तो वो बेटर कोपिंग एंड मेंटल हेल्थ को अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करेगा। मींस जब भी उसके सामने स्ट्रेस आएंगे तो वो उस स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे। उसका मेंटल हेल्थ खराब होगा तो अपने मेंटल हेल्थ को सही कर पाएंगे। लेकिन अगर एक इंसान जो है निगेटिव सेल्फ कंसेप्ट रखता है, उसके कंसेप्ट नेगेटिव है, तो वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, लो इम्यूनिटी देखने को मिलेंगे एंड पुअर रिकवरी रहेगा। चीजों से जल्दी जो है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इंसान का सेल्फ कंसेप्ट भी बहुत जरूरी होता है कि वो अपने बारे में कैसा सोचता है। अगर पॉजिटिव सोचता है, मैं अच्छा हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं बड़ा कुछ करने के लिए आया हूं, इस दुनिया को बदलने के लिए आया हूं, वो अपने आप को फिट रखेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेगा, उसके मेंटल हेल्थ जो है अच्छे रहेंगे। लेकिन एक ऐसे आदमी है जिसका सेल्फ कंसेप्ट बुरा है, वो अपने आप को बहुत ही जो रिसेसिव सोचता है, अपने आप को लगता है कि नहीं मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, तो वो क्या रहेगा? वो डिप्रेशन में रहेगा, उसके इम्यूनिटी भी लो हो जाएंगे, पुअर रिकवरी देखने को मिलेगा। तो यहां पर सेल्फ कंसेप्ट भी है जो कि बायोलॉजी है। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। अब जो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है उसका नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जो होता है ह्यूमन के हेल्थ स्टेटस को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले कहता है कि इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में गंदगी है क्या, क्या है वहां पर, पानी जमा है क्या, कि वहां पर मच्छर हो सकते हैं। तो हमारा सराउंडिंग जो है हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले देखने को मिल रहा है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस का मतलब होता है चाहे वो क्लाइमेट हो गया, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो गया, आर्द्रता हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया एंड सीजनल चेंजेस हो गए, ये सारे होते हैं नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस को हम लोग बदल नहीं सकते। हमारा क्लाइमेट क्या होगा, हमारा जो है सामने साउंड आ रहा है तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हमारा घर जो है रोड के बगल में है तो हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे नेचुरल फोर्सेस हैं। और बात करते हैं जब हम पोल्यूशन का, तो हम जहां पे रहते हैं वहां का एयर कैसा है, वहां का वाटर कैसा है, वहां का सॉइल, वहां का फूड कैसा है, और ये काउज करता है एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस को। अगर जो है तुम्हारे सामने जो एयर है वो बहुत ही गंदा है, हमेशा धूल रहता है वहां पे, तो वहां पर तुमको क्या होगा? अलग अलग तरीके के लंग डिजीज देखने को मिलेंगे। अगर वहां पे साउंड रहेगा बहुत ज्यादा तो तुम सही से सो नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर जो है स्ट्रेस रहेगा और इंसोम्निया देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो है क्या है? पोल्यूशन जो होते हैं ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। ओके, अब यहां पर कहा गया कि अगर एयर पोल्यूशन है तो इंसान को अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अगर यूवी एक्सपोजर ज्यादा है तो यहां पे स्किन कैंसर हो सकता है। अगर नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर स्ट्रेस इंसान को देखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल आर द फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं और ये हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है कि एक इंसान का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब हमारे अंदर भी जो है कुछ इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कहा गया है कि प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल बट कैन आल्सो कॉज डिजीज। जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। हम लोग प्लांट से फूड लेते हैं, हम लोग प्लांट से अलग अलग तरीके की चीज लेते हैं, हम लोग जो है एनिमल को भी पालते हैं, हम लोग चिकन को खाते भी हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। अगर मॉस्किटो ने काट रहा है वहां पे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। अगर डॉग्स ने काट लिया वहां पर रेबीज होने के चांस रहते हैं, जिसके कारण जो है इंसान मर ही जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, न्यूमोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन। तो पोलन बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जो है किसी किसी को एलर्जी भी होता है, उसको अस्थमा हो जाएगा।
ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमारे अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है, हमारे पेरेंट्स के, हमारे दोस्त के, हमारे रिलेटिव्स के, वो कैसे हैं। तो यहां पर कह रहा है कि सोशल इन्वायरमेंट में जो है इन्वॉल्व होता है सोसाइटी, कस्टम्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, कल्चर, लॉज, ये सारे जो है हमारे सोशल इन्वायरमेंट होते हैं और ये भी डिटरमाइन करता है कि इंसान का हेल्थ कैसा होगा। अब कैसे डिटरमाइन करता है, तो अगर पॉजिटिव सोशल सपोर्ट रहते हैं, मींस वहां के लोग जो है सब पॉजिटिव हैं, सब सही तरीके से बात करते हैं, अच्छे तरीके से दोस्ती चल रहा है, अच्छे तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, तो गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर निगेटिव इन्वायरमेंट है, अगर जो है वहां पे गरीबी है, बहुत ही मारपीट होता है, बहुत ही लोग अकेले रहते हैं, तो वहां पर स्ट्रेस, मेंटल इलनेस एंड पुअर न्यूट्रिशन जैसे चीज जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, अब तुम ही समझ लो कि एक लड़का लड़की है, अगर उस दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दोनों प्यार से आता है, बातें करता है, मिलता है, जुलता है, जो भी करना होता है करता है, तो उसके बीच में जो है मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसका हेल्थ चल रहा होगा। लेकिन दो वही इंसान, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों जो है काम करके आते हैं, फिर कुत्ता बिलाई की तरह जो है लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ते रहते, तो क्या उसका मेंटल हेल्थ सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सोशल इन्वायरमेंट भी जो है यहां पर इफेक्ट डालता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि अगर पॉवर्टी है, अगर गरीबी है, तो माल न्यूट्रिशन रहेंगे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो खाएगा क्या। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है लेक ऑफ एजुकेशन। अगर सही तरीके से उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, गंदे में रहेंगे। गुड फैमिली सपोर्ट अगर रहता है तो फास्टर रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, इलनेस से जो है बहुत जल्दी तरीके से जो है फास्टर रिकवरी कर पाता है, क्योंकि वहां पर उसको साहस रहता है, ढांढस रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी उसको फील होता है कि नहीं, लोग मेरे साथ हैं, वो मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो जल्दी से जो है वो इलनेस से रिकवरी कर पाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स का नाम है लाइफस्टाइल। ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। अब इंसान का जो लाइफस्टाइल होता है वो डिपेंड करता है कि इंसान का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा, है कि नहीं। अब यहां पे कहा गया कि डे टू डे हैबिट्स, डे टू डे बिहेवियर, डे टू डे प्रैक्टिस ऑफ पीपल। एक इंसान का हैबिट कैसा है, एक इंसान के बिहेवियर कैसे हैं, एक इंसान का प्रैक्टिस कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा इंसान का क्या हेल्थ। यहां पे कहा गया हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट। क्या इंसान जो है हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट को फॉलो करता है, क्या वो बैलेंस डाइट लेता है, क्या वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है या फिर नहीं करता है, प्रॉपर स्लीप लेता है या फिर नहीं लेता है, गुड हाइजीन है, मीन सभी चीज को जो है साफ सुथरा रखता है या फिर नहीं रखता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है फिर नहीं करता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आएंगे मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आएंगे योगा, ये सारी चीज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो इससे डिटरमाइन होता है कि इंसान का हेल्थ कैसा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हो सकता है कि इंसान जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। वो स्मोकिंग करता हो, तो अगर स्मोकिंग करेगा तो लंग कैंसर, सीओपीडी हो सकते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल अब्यूज करता है तो लीवर सिरोसिस हो सकते हैं। ओके, तो हो सकता है कि तुमको पता ना हो कि सीओपीडी क्या होता है, लिवर सिरोसिस क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि तुम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहां पर तुम लोग देखोगे कि सीओपीडी क्या होता है। वहां पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो है तुमको सब कुछ पढ़ना है। लिवर सिरोसिस में जो है लीवर जो है डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अगर ड्रग अब्यूज कर रहा है तो ड्रग अब्यूज करने का मतलब होता है कि इंसान जो है बहुत ज्यादा जो है ड्रग ले रहा है, शराब ले रहा है, सिगरेट ले रहा है, वो एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे, लत लग जाएगी, साइकेट्रिक इलनेस देखने को मिलेंगे। तो सारे साइकेट्रिक इलनेस को कहां पढ़ना होता है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना होता है, जिसको मैंने पूरा जो है इसी चैनल में कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है अगर इंसान ओवर ईटिंग करता है तो ओबेसिटी, मोटापा देखने को मिलेंगे। डायबिटीज क्या होता है? शुगर लेवल उसके बढ़ जाएंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर उसके ज्यादा हो जाएंगे। हाइपर मींस ज्यादा, हाइपो मींस कम, और यहां पर क्या हो गया? टेंशन। तो हाइपर टेंशन क्या होता है? जब उसके बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो उसके लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, बहुत ही गलत तरीके से रहता है, तो उसके जो है हार्ट वीक हो जाएंगे। ओबेसिटी देखने को मिलेगा। अनसेफ प्रैक्टिस करता है, मीन स्काई डाइविंग करता है, आकाश से कूदता है, या फिर जो बिना मतलब का जो है गाड़ी पूरा स्पीडली से चलाते जा रहा है, तो ऐसे अगर अनसेफ प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर इंजुरी भी होने के चांस रहते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल आर द थिंग्स व्हिच अफेक्ट आवर क्या, हम लोग के हेल्थ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी डिटरमाइन करता है। अगर इंसान के पास स्ट्रेस है तो शॉर्ट टर्म में उसको जो है हेडेक देखने को मिलेगा, माथा में दर्द होगा या फिर नींद नहीं आएगा। लेकिन वही स्ट्रेस जो है लगातार है, लॉन्ग टाइम से है, तो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अल्सर एंड वीकेंड इम्यूनिटी देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन में क्या होता है? इंसान जो है डिप्रेस्ड हो जाता है, किसी से बात नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल बोक्का जैसा बैठा रहेगा, अल्सर हो जाएंगे, घाव घोष हो जाएंगे,
वीकेंड इम्यूनिटी, उसके इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि अगर किसी का डाइवोर्स होता है, किसी का जॉब छूट गया है, किसी के एग्जाम है, प्रेगनेंसी है, अगर कोई वुमेन वर्क ओवरलोड है, तो यहां पर इंसान बर्नआउट हो जाता है। बर्नआउट का मतलब क्या है कि इंसान पूरा जो है इरिटेट हो जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है, और ऐसे में जो है ये सारी चीज देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है हेल्थ एंड हेल्थ एलाइड रिसोर्सेस। मीन हेल्थ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हेल्थ एलाइड रिसोर्सेस वहां पर कितना है, क्या वहां पे हॉस्पिटल है, क्या वहां पे नर्सेस है, या फिर हेल्थ को सुधारने के लिए जो भी चीज चाहिए होते हैं, जो भी संसाधन चाहिए होता है, क्या वहां पर अवेलेबल है, ये भी डिटरमाइन करेगा एक कम्युनिटी के, एक फैमिलीज के हेल्थ को। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें रिवर करते हैं चार चीज से। पहला बात होता है अवेलेबिलिटी, वहां पे क्या अवेलेबल है। सेकंड होता है एसेसिबिलिटी, नेक्स्ट होता है अफोर्डेबिलिटी, एंड नेक्स्ट होता है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं उसके अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी से जो है एक इंसान, एक फैमिली, एक कम्युनिटी का जो है हेल्थ एंड हेल्थ एलाइड रिसोर्सेज के माध्यम से जो है यहां पे उसका हेल्थ स्टेटस डिटरमाइन होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग जो है एक एक करके चारों वर्ड को समझते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी क्या होता है, एंड क्वालिटी क्या होता है। तो सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अवेलेबल, वहां पे क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो यहां पे कह रहा है आर हॉस्पिटल्स मेडिसिन एंड स्टाफ अवेलेबल, क्या वहां पर जो है हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, क्या हॉस्पिटल में मेडिसिन है, क्या वहां पर जो है स्टाफ अवेलेबल है। मींस हो सकता है कि ऐसे जगह पर हॉस्पिटल तो है लेकिन वहां पर ना तो स्टाफ है ना तो डॉक्टर्स है, तो वहां पे इलाज कौन करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है एग्जांपल के तौर पे इन रूरल एरियाज, वैसे रूरल एरियाज जहां पे हॉस्पिटल नहीं है तो चाइल्ड बर्थ एट होम में लीड टू कॉम्प्लिकेशन, और वहां पर जो है जब बच्चे को जन्म देना होता है तो बहुत ही परेशानी होती है, और ऐसे में जो है जो लोकल पीपल जो है चाइल्ड बर्थ करवाते हैं तो अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमें देखने को मिल रहा है अवेलेबिलिटी में, मींस वहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो होता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैन पीपल फिजिकली रीच द सर्विसेज, क्या लोग जो है अपने से उस सर्विस के पास आ पा रहा है, क्या गाड़ी है वहां पे, क्या संसाधन है वहां पे जिससे जो है वो लोग जो है हॉस्पिटल तक पहुंच पा रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे कह रहा है रिमोट विलेज विद ट्रांसपोर्ट डिले इन ट्रीटमेंट, मींस वैसे विलेज जो रिमोट विलेजेस हैं वहां पर जो है ट्रांसपोर्ट नहीं है, विदाउट ट्रांसपोर्ट है, तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो वहां पर ट्रीटमेंट में जो है डिले हो जाएगा, लोग बीमार होंगे, लोग जो है प्रेगनेंसी के समय में होंगे, उसको तुरंत जो है डॉक्टर के नीड होंगे, लेकिन उसके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो है एसेसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यहां पर जो आता है नेक्स्ट वर्ड वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या हम लोग उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। कैन पीपल अफोर्ड मेडिसिन, सर्जरी और हेल्थ इंश्योरेंसेस, क्या वहां के लोग जो है उस मेडिसिन को, उस सर्जरी को, उस हेल्थ इंश्योरेंस को जो है अफोर्ड कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया पुअर पेशेंट में अवॉइड ट्रीटमेंट ड्यू टू कॉस्ट, जो गरीब लोग होते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते। तो क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसके पास जो है उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो किसी पार्टिकुलर तरीके के मेडिसिन ले सके, सर्जरी करवा सके या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को ले सके, और यही जो है वहां पर क्या होता है उसके इलनेस जो है और ज्यादा वर्जनिंग होते जाते हैं, और ज्यादा खराब होते जाते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर देखने को मिलता है फोर्थ नंबर का वह है क्वालिटीज ऑफ केयर, क्या जो है वहां पे जो केयर मिल रहा है, क्या जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, जो नर्सेज जो है वहां पर केयर दे रही है वो क्वालिटी केयर दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड डॉक्टर, क्या उस हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर ट्रेंड है, नर्सेस ट्रेंड है, और जो है वहां पर मॉडर्न इक्विपमेंट है या फिर नहीं है जो कि जो है इंश्योर करता है बेटर आउटकम को। मींस अगर वहां पर जो है अच्छे अच्छे इक्विपमेंट होंगे, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छे नर्सेस होंगे तो वहां पर सही तरीके से इलाज होगा और आउटकम अच्छा होगा। आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे कहा गया ए वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल फास्टर डायग्नोसिस एंड रिकवरी, अगर एक अच्छा हॉस्पिटल वहां पर है वहां पर डायग्नोसिस बहुत जल्दी तरीके से होंगे, चाहे जो भी रिपोर्ट निकालने हो, ब्लड रिपोर्ट निकालने हो, यूरिन रिपोर्ट निकालने हो तो वो अच्छे तरीके से जल्दी हो पाएंगे, और उस कारण से जो है इंसान में जो है रिकवरी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी जो है उस बीमारी से इंसान ठीक हो जाएंगे।
ओके, तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कि जो है हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे कहा गया काउजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। तो पहले वाला जो टॉपिक था उस सारे टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ क्या होता है। अब ये सेकेंड टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं और सेकेंड टॉपिक का नाम है काउजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। अब इसका सबसे पहले जो है हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले कहा गया इलनेस क्या होता है, व्हाट इज इलनेस। ओके, जब बात आ रही है कि डेवलपिंग इलनेस के लिए जो है कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इलनेस क्या होता है। तो इलनेस का मतलब कहा गया ए पर्सन रिस्पॉन्स टू डिजीज, एक इंसान का जो है डिजीज के प्रति रिस्पॉन्स क्या है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, क्या उसका विचारधारा है। तो यहाँ पे कहा गया इट इज एन एबनॉर्मल प्रोसेस। ये क्या है, एक एबनॉर्मल प्रोसेस है वेयर द लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज अल्टर्ड कंपेयर विद द प्रीवियस हेल्दी स्टेट। मींस यहाँ पे कह रहा है कि ये एक एबनॉर्मल प्रोसेस है, मीन जो प्रोसेस है वो नॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल है, जहां पे लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज अल्टर्ड, जो फंक्शन हमारे बॉडी को करना चाहिए उस तरीके के लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है नहीं हो रहा है कंपेयर्ड विद ए प्रीवियस हेल्दी स्टेट। जब एक इंसान जो है जब वो हेल्दी स्टेट में था तो वहां पे जिस काम को अच्छे तरीके से कर पा रहा था, अपने बॉडी को अच्छे तरीके से फंक्शनिंग करवा पा रहा था, अब वो जो है वो हालात नहीं है, अब वो लेवल नहीं है कि इंसान जो है उसी तरीके के काम को जो है अपने तरीके से कर सकता। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द इलनेस। यहां पर इंसान जो है अपने लेवल के फंक्शनिंग को नहीं कर पा रहा है जबकि जो है वो प्रीवियस स्टेट में था। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया ए पर्सन विद अस्थमा, एक पर्सन जो है अस्थमा के साथ है, मे फील अनेबल टू रन एज बिफोर, जैसा वो पहले दौड़ पाता था अभी वो नहीं दौड़ पा रहा है। क्यों नहीं दौड़ पा रहा है, क्योंकि उसके साथ जो है अस्थमा जैसे डिजीज है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इंसान महसूस करेगा कि वो इलनेस है, मीन जो है वो इलनेस एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो एक इंसान जब हेल्दी था उस समय जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग को कर पा रहा था, तो वहां पर लग रहा था कि मैं सब कुछ कर पा रहा हूं। लेकिन एक समय आया जब वो नॉर्मल फंक्शनिंग को नहीं कर पा रहा है तो उसको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ तो बीमारियां आ गई है, एंड दैट इज कॉल्ड द इलनेस। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक, और देखने को मिल रहा है यहां पर पहला इंटरनल वेरिएबल्स। तो बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे जो कि जो है यहां पर फैक्टर्स के तरीके से काम करते हैं, रिस्क फैक्टर के तरीके से काम करते हैं, एंड काउजेस के हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो इंटरनल वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, इनसाइड द पर्सन। इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है जिसमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं, जिसमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं। तो इंटरनल वेरिएबल्स क्या होंगे, पहला है डेवलपमेंटल स्टेज। इंसान का डेवलपमेंटल स्टेज जो होता है पहला इंटरनल वेरिएबल्स होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, थॉट्स एंड बिहेवियर चेंजेस एज ए पर्सन ग्रो। जिस जिस तरीके से इंसान बढ़ता है उसके उम्र बढ़ते हैं, उसके थॉट बदलते हैं, उसके बिहेवियर बदलते हैं। ओके, बच्चे में जिस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर था क्या वैसा बिहेवियर अभी तुम्हारे पास है, नहीं है। तुम्हारा उस तरीके के थॉट्स है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे कहा गया कि चाइल्ड जो होता है वो डिपेंड करता है पेरेंट्स फॉर केयर। अपने केयर के लिए वो किस पे डिपेंड रहता है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है कि जो भी करेंगे उसके माता पिता करेंगे। मेरे को सर्दी हो गया है तो मैं नहीं बोलूंगा कि मम्मा मम्मा मेरे को सर्दी हुआ है, मम्मा पापा ही देखेगा कि हाँ बेटा छींक रहा है तो इसको सर्दी हो गया है। ओके, ये बच्चे पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट होता है एडोलसेंट, जब जो है बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होते हैं। वो सिगरेट लेना शुरू कर देंगे, साइकिल बहुत फास्टली से चलाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़े कर लेंगे। ये एडोलसेंट वाले एज में देखने को मिलते हैं। और वही बच्चा जब ओल्डर हो जाता है, जब एडल्ट हो जाता है तो मे इग्नोर सिम्टम थिंकिंग इट्स ए ओल्ड एज। जब जो है वो बड़ा हो जाता है तो उसके पास जो है थोड़ा सा बीमारी आएगा, उसके पास जो है बुखार आएंगे तो लगेगा कि अरे यार ये सब तो नॉर्मल थिंग्स है, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो गए हैं तो इस कारण से जो है ये सारी चीज देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर चीजें को इग्नोर करना शुरू कर देता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने पहला देखा इंटरनल वेरिएबल्स दैट्स कॉल्ड द डेवलपमेंटल स्टेज। किस किस स्टेज से जो है एक इंसान गुजर के जा रहा है, चाहे वो चाइल्ड है, एडोलसेंट है, ओल्डर है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिलता है वो है सेकंड नंबर का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। एक जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होता है, इंसान कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये भी जो एक इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं। इंटरनल वेरिएबल्स मींस इनसाइड द पर्सन। तो इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो इंसान के अंदर होते हैं, बाहर तो नहीं होते हैं। यहां पर कहा गया कि इंसान के प्रति जो है, इंसान के साथ जो है हेल्थ नॉलेज कैसा है, उसका एडुकेशन कैसा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ये उसके
बिलीफ को इफेक्ट करता है। मीन वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से चीजों को इंटरप्रिटेट करता है, वो यहां पर डिपेंड करेगा कि इंसान का हेल्थ नॉलेज कैसा है, हेल्थ के प्रति जो है वो क्या क्या ज्ञान को रखता है, उसका एजुकेशन क्या है और उसके जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल के तौर पे कहा गया ए नर्स विद हेल्थ नॉलेज मे रिकॉग्नाइज हार्ट अटैक साइन अर्ली। मींस एक नर्स जो है जिसको हेल्थ नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से है तो वो हार्ट अटैक के साइन को जो है बहुत आसानी से जज कर लेगा कि हाँ यह हार्ट अटैक का साइन है। बट एन अनएडुकेटेड पर्सन में डिले केयर, लेकिन जो एक ऐसा पर्सन है जिसको नॉलेज नहीं है वो बहुत ही ज्यादा डिले कर देगा उसको ट्रीटमेंट करवाने में, उसको जो सही तरीके से मैनेजमेंट करवाने में। तो एक जो एजुकेटेड इंसान होता है जिसको पता होता है हेल्थ क्या है, क्या चीजें होती है, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, पार्टिकुलर डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, वो तुरंत तरीके से जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है थर्ड नंबर का, वह इमोशनल एंड द स्पिरिचुअल फैक्टर्स। जब बात आती है इमोशनल एंड द स्पिरिचुअल फैक्टर्स का, यहाँ पे कहा गया कि स्ट्रेस ऑन कामनेस इन्फ्लुएंस हेल्थ। जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है और जो कामनेस होता है, जो शांति से इंसान बैठा हुआ होता है, वो दोनों जो है इंसान के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हेल्थ रहेगा तो और अलग अलग तरीके की बीमारी जो है उसके अंदर देखने को मिलेंगी। और वही चीज जो है अगर इंसान शांत रहता है, मेडिटेशन करता है, तो इंसान के हेल्थ भी जो है बूस्ट करते हैं, वहां पर इंसान हेल्थी हो जाता है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है कि स्ट्रेस्ड पर्सन जो होते हैं मोर प्रोन टू अल्सर एंड बीपी हाई। यहां पर क्या होता है कि अगर कोई इंसान जो है स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, तो क्या होगा उसके अंदर जो है अल्सर देखने को मिलेंगे, घाव हो जाएंगे या फिर अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेंगे और उसका बीपी हाई हो जाएगा, मींस हाइपर टेंशन हो जाएगा। और अगर जो है किसी का बिलीफ है, स्पिरिचुअल बिलीफ है, कोई किसी पार्टिकुलर चीज को मानता है, देवी को मानता है, देवता को मानता है, अल्लाह को मानता है, जीसस को मानता है, वाहेगुरु को मानता है, जिसको भी मानता है, तो मैं मोटिवेट पॉजिटिव हेल्थ, उसके अंदर जो है एक पॉजिटिव हेल्थ देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि वो योगा करना शुरू कर दे, हो सकता है वो मेडिटेशन करना शुरू कर दे, और डिले ट्रीटमेंट भी हो सकता है क्योंकि उसको लगेगा कि जो ऊपर वाला शक्ति है वो मेरे को ठीक कर देगा, तो वो पहले जो है डॉक्टर्स के पास नहीं जाएगा और इस कारण से जो है वो डिवाइन क्योर का जो है वेटिंग करेगा। तो यहां पर दोनों चीज हो सकते हैं, पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है और अगर बहुत ज्यादा इंसान जो है वो डिवाइन के प्रति ही घुसा हुआ है तो उसके अंदर जो है लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये था इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स। अब हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और जहां पर जो है हमें सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है और हम जो है बीमार हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले कहा गया फैमिली प्रैक्टिस। फैमिली प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फैमिली है, जो हमारा रिलेटिव है, वो किस किस तरीके से प्रैक्टिस करता है, क्या चीजों को अपनाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरीके के उसके बिहेवियर है, ये भी जो है हमें क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो फैमिली अप्रोचेस टू हेल्थ केयर डिसाइड पेशेंट एटीट्यूड। जिस तरीके से फैमिली का अप्रोच रहेगा उसी हिसाब से जो है इंसान का एटीट्यूड रहता है। एक फैमिली जो है बीमारी को किस तरीके से देखता है, उसको लगता है कि मेरे को जाकर डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, तो बच्चे भी जो है उसी तरीके के एटीट्यूड को अपनाएंगे। या फिर उसको लगेगा कि अरे कुछ नहीं होता है, 2-3 दिन थोड़ा सा अच्छा से रहो, अपने आप नॉर्मल सही हो जाएगा, तो वो भी एक तरीके के फैमिली अप्रोचेस हैं, वहां पर लोग जो है डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि इफ फैमिली बिलीव इन रेगुलर चेकअप, अगर जो है कोई फैमिली है जो कि रेगुलर चेकअप पे विश्वास करता है कि हमें चेकअप करवाते रहना चाहिए, अगर चेकअप करवाते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसके हिसाब से जो है हम पहले से ही जो है ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो वहां पर मैं जो है बीमार नहीं पड़ूंगा। नेक्स्ट है, तो उसी तरीके से क्या होगा, पेशेंट जो भी जो है उसी तरीके से फॉलो करेगा जिस तरीके से उसका फैमिली फॉलो करता है। ओके, लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि इफ फैमिली बिलीव फीवर इज नथिंग, लेकिन अगर उसके फैमिली बिलीव करता है फीवर ऊपर कुछ नहीं होता है, फीवर से क्या होता है, फीवर आएगा ज्यादा होगा तो एक पैरासीटामोल ले लो सही हो जाएगा, तो पेशेंट क्या करेगा, हमेशा जो है केयर में डिले करेगा। तो जैसा उसका पेशेंट के फैमिली का बिहेवियर होता है उसी हिसाब से जो है पेशेंट के बिहेवियर भी उसी तरीके से होते हैं, और यही वो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है जिसके माध्यम से बॉडी को जो है इलनेस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पैसे बहुत जरूरी होते हैं, अगर वो इंसान गरीब है तो न्यूट्रिशियस फूड कैसे लेगा, कैसे अपना इलाज करवाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि सोशल सपोर्ट हो गए, फाइनेंशियल स्टेटस हो गए, एंड ऑक्यूपेशन हो गए, एजुकेशन हो गए, ये सारे फैक्टर्स होते हैं इंसान का हेल्थ के लिए अनिवार्य भी होते हैं। और यहाँ पे कहा गया अगर जो है फैमिलीज पुअर है, लेस
लेस एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, वो जो है न्यूट्रिशियस फूड को नहीं ले पाएगा, फ्रूट्स को नहीं ले पाएगा। एंड हेल्थ केयर जो होता है वो इंक्रीज करता है डिजीज रिस्क को। ओके तो अगर जो है पुअर फैमिली जो है तो वहां पर जो है न्यूट्रिशियस फूड वो नहीं ले पाते हैं और हेल्थ केयर भी जो है वहां पे सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे, जिस कारण से जो है उसके डिजीज के रिस्क जो है हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है कल्चरल बैकग्राउंड, वो इंसान किस तरीके के बैकग्राउंड से आता है। यहाँ पर देखने को मिलता है बिलीफ, वैल्यूज, ट्रेडिशन गाइड हेल्थ बिहेवियर, जिस तरीके के उसके कल्चर का बिलीफ होता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से वैल्यूज को रखना है, कौन से ट्रेडिशन है, हमें क्या पहनना है, किस तरीके के जगह पे रहना है, साफ सुथरा रहना है या फिर नहीं रहना है, ये सारे जो है उसके हेल्थ के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे कहा गया सम कल्चर अवॉइड मीट, कुछ कल्चर्स होते हैं जैसे जैनिज्म होता है वो पूरे तरीके से मीट को अवॉइड करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं ड्यूरिंग इलनेस, सिर्फ इलनेस के समय। नेक्स्ट है अदर यूज हर्बल रेमेडीज, और कुछ जो होते हैं वो हर्बल रेमेडीज को जो है यूज करते हैं। तो जैनिज्म जो है बिल्कुल भी नहीं खाता, चाहे वो इलनेस हो या फिर कुछ भी हो वो नहीं खाता। यहाँ पर जो है एक गलत था, वो मीट अवॉइड करता है लेकिन इलनेस में भी वो चीज को अवॉइड करेगा। ओके नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस की जब बात करते हैं तो हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसा है, अप्रोच टू डॉक्टर कैसा है, किस तरीके से वो डॉक्टर्स को देखता है, डॉक्टर्स के पास जाता है या फिर नहीं जाता है। एंड इवन नर्स पेशेंट ट्रस्ट, और जहां पे डिपेंड करता है कि नर्स और पेशेंट का ट्रस्ट भी कैसा है, क्या उसको जो है सही तरीके से वैल्यू रखता है या फिर नहीं रखता है, तो उसका इन्फ्लुएंस कैसा है। हो सकता है वो नर्स से प्रभावित हुआ हो कि नहीं मेरे को अपने हेल्थ को अच्छे तरीके से रखना है, वो जो है उससे इफेक्ट हो जाएगा। तो कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से भी जो है इंसान के बिहेवियर चेंज होते हैं और यही बिहेवियर जो है इंसान के हेल्थ को इफेक्ट करता है कि वो हेल्दी रहेगा या फिर अनहेल्दी रहेगा। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट पॉइंट वो है क्या, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ऐसे कौन कौन से लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करेगा तो यहाँ पर लंग कैंसर, सीओपीडी देखने को मिलेंगे। अगर पुअर न्यूट्रिशन लेंगे, रोज पास्ता खा रहा है या फिर जो है क्या कहते हैं इसको बर्गर खा रहा है, तो वहां पर जो ओबेसिटी, मोटापा देखने को मिलेंगे, डायबिटीज देखने को मिलेंगे। अगर अल्कोहल का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करता है तो लीवर डिजीज एंड एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अगर ड्रग अब्यूज करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है तो डिपेंडेंस हो जाएंगे, उसके अंदर ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेंगे। अगर बहुत ज्यादा अनसेफ ड्राइविंग करता है तो एक्सीडेंट होने का चांस है। अगर लेक ऑफ एक्सरसाइज है, किसी भी तरीके के एक्सरसाइज को नहीं करता है तो ओबेसिटी देखने को मिलेंगे, हाइपरटेंशन देखने को मिलेंगे। अगर अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करता है, मींस जो है बहुत ही मल्टीपल पार्टनर के साथ जो है वो सेक्स करता है, इंटरकोर्स में शामिल होता है, तो वहां पर जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं, एचआईवी हो सकते हैं, गोनोरिया हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनहेल्दी फैमिली रिलेशनशिप, अगर जो है उसके फैमिली का रिलेशनशिप जो है अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, तो वहां पे इंसान को स्ट्रेस रहेगा एंड मेंटल इलनेस रहेंगे। तो इंसान के लाइफ स्टाइल जो होते हैं वो इंसान के हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जहां पर देखने को मिला चौथा नंबर का फैक्टर वो है रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन एंड कोपिंग। क्या कह रहा है यहाँ पे, वैसे रिस्क फैक्टर जिसको जो है हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर उसके वजह से जो है हम लोग किसी भी डिजीज से जो है कोपिंग कर सकते हैं, वहां से बाहर निकल के आ पड़ते हैं। तो पहला होता है रिस्क फैक्टर की जब बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे कहा गया हैबिट्स और कंडीशन दैट्स इंक्रीज चांस ऑफ डिजीज। हमारे ऐसे हैबिट्स, हमारे ऐसी आदतें, हमारे ऐसे कंडीशन जो कि जो है चांस ऑफ डिजीज को इंक्रीज कर देता है। मींस अगर जो है हम अल्कोहल ले रहे हैं तो यहां पर हमारे इम्यूनिटी कमजोर होंगे। ओके और इम्यूनिटी कमजोर होंगे तो हमें जो है डिजीज जो है आसानी से हो जाएगा। तो दैट्स ऑल आर द रिस्क फैक्टर जो कि हमारा हैबिट्स है और हमारा कंडीशन है। नॉन मॉडिफाइबल ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब क्या हम लोग एज को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम अपने एज को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। क्या हम अपने जेंडर को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। क्या हम अपने जेनेटिक को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल है, इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके अब नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब ये होता है जिसको हम लोग बदल सकते हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया स्मोकिंग, हम लोग स्मोकिंग ले या फिर ना ले इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डाइट हमारा अच्छा होगा या खराब होगा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना है या फिर नहीं करता है मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्कोहल को लेना है या फिर नहीं लेना है इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, क्यूट स्मोकिंग, हमें जो है स्मोकिंग को बंद करना है, हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए मेडिटेशन करना है। नेक्स्ट है कोपिंग एंड एडेप्टेशन, हमें जो है चीजों से कोप
करके निकल पाए, वहां पर सही तरीके से एडेप्टेशन कर पाए, तो उसके लिए इफेक्टिव कोपिंग अगर होता है तो हमें हेल्दियर आउटकम देखने को मिलते हैं। अगर हम जो है अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट के साथ जो है हम लोग चीजों को बदल पाते हैं, सही न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें हेल्दियर आउटकम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हमारा कोपिंग स्किल पुअर होगा तो हमें जो है रोजन इलनेस हो जाएंगे, हम लोग जो है इलनेस से ग्रसित हो जाएंगे। ओके, तो दैट्स ऑल आर द रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन एंड द कोपिंग। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है, हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है क्विक समरी। अब जो है हम लोग इसको समराइज करते हैं फॉर रिवीजन के लिए। तो यहां पर क्या है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में तुमको देखने को मिलेगा। इलनेस क्या होता है, इलनेस होता है पर्सन रिस्पॉन्सेज टू डिजीज, एक इंसान का डिजीज के प्रति रिस्पॉन्स कैसा है, किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से वो चीजों को करता है। नेक्स्ट है इंटरनल वेरिएबल्स, डेवलपमेंटल स्टेज हो गए, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड हो गया, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जो है उसके बिहेवियर हो गए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो फैमिली, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। लाइफ स्टाइल रिस्क क्या होगा, स्मोकिंग, अल्कोहल, न्यूट्रिशन, अनसेफ सेक्स एंड एक्सरसाइज, ये सारे जो है लाइफ स्टाइल रिस्क होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन क्या होता है, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन प्लस हेल्दी कोपिंग, मींस अगर जो है अपने लाइफ स्टाइल को वो मॉडिफाई कर ले, वैसे चीज जिससे जो है हमें रोग हो सकता है, अगर उसको मॉडिफाई कर दे, अगर गलत खाना खा रहे थे तो अब सही खाना खाने लगे, अगर स्मोकिंग कर रहे थे तो उसको छोड़ दे, तो अगर ऐसा करते हैं और हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो ऐसे में जो है हम लोग बच पाएंगे, प्रिवेंशन कर पाएंगे और हम लोगों को इलनेस नहीं होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से कॉजेज होते हैं, किस तरीके से रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, वो नीचे कमेंट करना और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है और जिसको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है। ओके, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।